हेलो साथियों, आपका स्वागत है आज के इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। तो हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक, ये जो अर्थशास्त्र है इसका हम लोग एक बैकग्राउंड के दृष्टिकोण से देखते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत की गई थी, क्या थी। तो एक बात है मौर्य काल की। मौर्य काल में एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त, और उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, ये तीन नाम था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इनका पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी, इस पुस्तक का संबंध आपको पता है कि इनकी पुस्तक का संबंध किससे था? राजनीति से था। किससे? राजनीति से संबंध था। विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी जिसका संबंध राजनीति से था। और इस पुस्तक जो है, इसमें अर्थ संबंधी सिद्धांतों का संकलन हो रहा था। और इसमें 15 अध्याय, कितने? 15 अध्याय। और क्या था? 15 अध्याय इसमें मैं बता रहा था कि छठे अध्याय में सप्तांग सिद्धांत, किसकी? सप्तांग सिद्धांत यानी कि कोश का वर्णन। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अर्थशास्त्र है, उसके कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखा, जो कि राजनीति से संबंधित था। इसमें 15 अध्याय थे और छठवें अध्याय में सप्तांग सिद्धांत यानी कि कोश की वर्णन किया गया था। जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक भाषा से बना है जिसका नाम क्या है? ग्रीक भाषा जिसका नाम है आइकोनोमिया। क्या? आइकोनोमिया, जिसको दो खंड में हम लोग तोड़ सकते हैं। एक अर्थ होता है आइकोज और एक का होता है नोमोज। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक भाषा से बना है जिसका नाम इकोनोमिया है। और इसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में दो खंडों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं, आइकोज और नोमोज। तो आइकोज का अर्थ होता है डोमेस्टिक। आइकोज मतलब डोमेस्टिक। मैं बता रहा था, आइकोज का अर्थ होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। और नोमोज का अर्थ क्या होता है? नोमोज का अर्थ होता है मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। समझ में आ गया? आइकोज और नोमोज दो चीज़ों के बारे में हम लोग बतलाया। तो इससे हमें एक डिफिनीशन मिल गया कि घरेलू प्रबंधन का विज्ञान क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, घरेलू प्रबंधन का विज्ञान इकोनॉमिक्स कहलाता है। और कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें किसकी बात करते हैं हम लोग? धन संबंधित सिद्धांतों का संकलन अर्थशास्त्र कहलाता है। इसका व्यवहारिक प्रयोग इकोनॉमी कहलाता है। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूँ कि धन संबंधी सिद्धांतों का संकलन, इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? धन संबंधी सिद्धांतों का संकलन करते हैं। और इसका जो व्यवहारिक प्रयोग होता है, इसको हम लोग इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कहते हैं। इकोनॉमिक्स को हम लोग दो भाग में विभाजित करके हम लोग पढ़ सकते हैं। किसको? इकोनॉमिक्स को। एक को बोलते हैं माइक्रो, एक को बोलते हैं मैक्रो। क्या? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टिगत अर्थव्यवस्था, और माइक्रो मतलब व्यष्टिगत अर्थव्यवस्था। समझ में आया? तो इसमें हम लोग समष्टि में, जिसमें हम लोग ब्रॉड लेवल के अध्ययन करेंगे। ब्रॉड मतलब पूरे विस्तार से किसी बड़े लेवल का अध्ययन करेंगे, ब्रॉड लेवल। और इसमें हम लोग करेंगे किसमें? डीप। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे डीप इकोनॉमी और डीप लेवल इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं हम लोग। समझ में आया? समष्टि और व्यष्टि के बारे में हम लोग बताते हैं। देखो, जैसे कि कहा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो। तो मैक्रो में हम लोग भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी राष्ट्रीय स्तर पर, इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जबकि माइक्रो में, इसमें हम लोग जैसे डिमांड जैसी बात हो गई, सप्लाई जैसी बात हो गई, इन सब पर अध्ययन करेंगे। और किसी भी व्यक्ति विशेष के अर्थव्यवस्था में किए गए योगदान का अध्ययन करेंगे। मतलब उसकी डिमांड की, सप्लाई की छोटी छोटी बातों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
ये जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र, इसके जो जनक हैं, इसके जनक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? इसके जनक हैं एडम स्मिथ। और जो इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी, इसके जो जनक हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इनके जनक हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कौन है? मनमोहन सिंह। मैंने बताया कि जो इकोनॉमी के जनक हैं एडम स्मिथ और इंडियन इकोनॉमी के जनक माना जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत मनमोहन सिंह को माना जाता है। बहुत ही काबिल व्यक्ति थे, अर्थशास्त्री थे देखा जाए तो। इनका जो बुक है एडम स्मिथ का, उन्होंने लिखा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने बुक लिखी है। अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र का विकास। तो अर्थशास्त्र का विकास जो है, हम लोग देखें प्राचीन काल में अर्थशास्त्र का विकास देखें तो प्राचीन काल में अर्थशास्त्र का विकास हम लोग देख सकते हैं कहाँ से? हड़प्पा से। हम लोग देख सकते हैं प्राचीन काल में अर्थशास्त्र का विकास हड़प्पा काल में हुआ था। हड़प्पा काल में कैसी थी? व्यापारिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था, जहाँ पे हड़प्पा काल में सोना चांदी, देखिए सोना का व्यापार होता था। सोना का दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान। और वही देखा जाए चांदी राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान, 3 जगह से हम लोग वो करते थे। और वही देखा जाए तांबा का व्यापार कहाँ से करते थे? राजस्थान, बलूचिस्तान। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हड़प्पा काल में ऐसे ही व्यापारिक केंद्र थे, यहाँ से होता था। और वही देखा जाए आधुनिक काल, मध्यकाल में भी अर्थव्यवस्था का, जिसमें हम लोग मुगल के बारे में और सब वंशजों के बारे में, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ था, वो अलग दिशा भटक जाएगी, इसलिए मैंने उधर जा रहा हूँ। थोड़ी बातें मैं बतला के आगे बढ़ते चल रहा हूँ। आधुनिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था यूरोपियों के आगमन से होता है। अब कौन कौन आए नहीं आए उनकी बात छोड़ दो, तो मेन हम लोग फोकस करने यूरोपियों के आगमन में। अंग्रेज, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मतलब अंग्रेज को, भारत को गरीब बनाते गए। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था उस समय था। कैसा? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था उस समय थी। अब इसका उल्लेख हमारे जो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी सर, उन्होंने लिखा है। उनके बुक भी था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। उन्हें 1901 में ये प्रकाशन हुआ था। 1901 में प्रकाशन हुआ था। तो देखिए इन्होंने बतलाया कि हम जो अर्थव्यवस्था है अंग्रेज़ों की, और जो वो कर रहा है, उन्होंने मतलब खुलासा ये किया था ये अपने बुक में कि कैसे अंग्रेज़ हमको बेवकूफ़ बना के हमारे धन का शोषण कर रहे हैं, बहिर्गमन कर रहे हैं, अपने देश में ले जा रहे हैं। सुल्विन नाम के वैज्ञानिक मतलब अर्थशास्त्री होंगे थे, और उन्होंने कहा कि जी अंग्रेजी जो अर्थव्यवस्था है ना, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था एक स्पंज की समान है। किसकी? स्पंज मिठाई होती है उसके समान, जो गंगा के किनारे संसाधनों का क्या करे, जो गंगा के किनारे संसाधन है उसको सोखती है और टेम्स के नदी में ले जाकर निचोड़ देती है। यहाँ से सोखती है और टेम्स में निचोड़ देती है। ये बहुत बड़ी लाइन है कि यहाँ के जो संसाधन है उसको ले जाती है ब्रिटेन जो टेम्स के किनारे है, और इंग्लैंड में जो बसे टेम्स के किनारे पर निचोड़ के यहाँ से ले जाती है स्पंज की तरह, उसमें स्पंज में भर के वहाँ जाके निचोड़ देती है, उसमें से रस निकल जाता है, फिर यहाँ आती है। ये बातें बतलाए। सब सारी बातों से फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था इसके कुछ प्रकार में बांटा, मतलब
टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बांटा गया। तो एक आता है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका जो प्रारंभ है 1726 में हुआ, 1726 में। और कहाँ पे हुआ? स्कॉटलैंड। कहाँ पे? 1726 में और स्कॉटलैंड में हुआ। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें जो राजा होता है, पूंजीवाद का अधिकतम जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो लक्ष्य होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना। मैक्सिमम अधिक से अधिक वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, इन सब बिंदुओं पे अध्ययन करते हैं। इसके जो जनक हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, इसके जनक हैं एडम स्मिथ, जो कि खुद स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने अहस्तक्षेप का सिद्धांत या अदृश्य हाथ का सिद्धांत, ये सिद्धांत था। हस्तक्षेप का सिद्धांत, अदृश्य हाथ का सिद्धांत इन्होंने दिया। इनका जो बुक का उनका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका पूरा नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये समझ गया। इसकी पूंजीवादी मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो संसाधन होता है, जैसे कि देखिए भैया, संसाधन होगा, इसका प्रयोग वो किसके लिए करेगा? मतलब एक इंडिविजुअल के हाथ में होगा, मतलब असमान रूप से उसका वो किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। और इसमें जो बाजार में जो क्या होगी, नियंत्रण होगा, उस पर संसाधन पर नियंत्रण होगा, किसी व्यक्ति विशेष का होगा, मतलब निजी आदमी का होगा पूंजीवादी में, जो कि जो पूंजी लगाएगा उसका होगा, अधिकतम वो करने के लिए होगा। और सरकार क्या लाभ कमाना होगा, और सरकार एक बस नियामक के रूप में रहेगी। और इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगी, जिसको बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता, बहुत खतरनाक प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन रहेगा वहाँ पे बाज़ार में। ये सारी बातें थी। और ये जैसे कि कुछ देशों में है पूंजीवादी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ये सब देशों में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इतना था कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक अधिकतम प्रॉफिट कमाना है, और जो संसाधन उस पर नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति होगा, और सरकार नियामक के रूप में भी होगी, गलाकाट प्रतियोगिता होगा, असमान रूप से वितरण होगा संसाधनों का। यही सारी बातें हैं। अब हम लोग देखते हैं समाजवाद। समाजवाद जो है उसका प्रारंभ 1826 में हुआ था। कब हुआ था? समाजवाद का प्रारंभ 1826 में। इसके जो समर्थक थे सोवियत संघ यानी कि रूस, सोवियत संघ यानी कि रूस हैं। इनके जो जनक थे इसके रॉबर्ट आउन, OWEN, रॉबर्ट आउन कह सकते हैं। इसके जो समर्थक हैं कार्ल मार्क्स एंड W रोस्टो। इनकी जो कार्ल मार्क्स की बुक थी एक दास कैपिटल, तो पता ही आपको दास कैपिटल। देखिए, और इसका जो उद्देश्य होता है समाजवाद का, अधिक से अधिक जन कल्याण हो। क्या हो? अधिक से अधिक जन कल्याण का ऑब्जेक्टिव होता है। समझ में आया किसका? समाजवाद का। और इस पर सरकार का, बाजार जो होता है समाजवाद में, ये बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है, ना कि किसी निजी व्यक्ति का। और सरकार हर व्यक्ति को समाज में एक समान दृष्टि से किसी वस्तु का निर्धारण करेगी और उसको देगी। तो संसाधनों का कैसा वितरण होगा? समान वितरण होगा। कैसा होगा? संसाधनों का समान वितरण किया मतलब होगा यहाँ पे, सरकार का यहाँ पे नियंत्रण होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी देखें तो इसका प्रारंभ 1929 में माना जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं अब मिक्स्ड इकोनॉमी, जिनके जनक जॉन मेनार्ड केन्स को माना जाता है। केन्स भी बोलते हैं, जिन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया। और जनक है, इन्होंने 1929 में प्रारंभ हुआ था इसका, सॉरी यहाँ प्रारंभ लिखना चाहिए। बाजार पर सरकार प्लस पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होगा, ये बात समझिए। इन्होंने बुक्स लिखी हैं कुछ, जैसे कि द जनरल थ्योरी, हाउ टू पे फॉर वॉर, ए ट्रेटिक्स ऑफ मनी, हाउ टू पे फॉर वॉर, ये सब बुक्स के बारे में अध्ययन किया गया है। बाजार पर सरकार प्लस पूंजीपति का नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ? मतलब कि जो संसाधन है उसका उपयोग पूंजीपति लोग करेंगे और सरकार उसको प्रोत्साहित करेगी। मतलब सरकार इतनी उसको छूट ना दे दे कि वो शोषण करने लगे और अधिक से अधिक लाभ कमाने लगे। वो एक ऐसे एक नियामक बना देगी, नियामक के रूप में कार्य करेगी, लेकिन वो मालिकाना हक सरकार के पास भी रहेगा, पूंजीपति, मतलब दोनों का सहभागिता कह सकते हैं, सहभागिता होगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में
बाजार पर सरकार प्लस पूंजीपति का नियंत्रण होगा। संसाधनों का निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में वो वितरण किया जाएगा, ऐसा देख सकते हैं। डबल इकोनॉमी जो कि दोहरी अर्थव्यवस्था, मतलब कि एक ही देश में दो अलग अलग गतिविधियों या व्यवस्थाएं उत्पन्न हो। समझे मैं क्या कहा कि डबल इकोनॉमी मतलब एक ही देश में दो अलग अलग गतिविधियां व्यवस्थाएं उत्पन्न हो, यह डबल इकोनॉमी कहता है। जैसे कि भारत और इंडिया, भारत में ग्रामीण क्षेत्र और इंडिया में शहरी क्षेत्र, ऐसे देख सकते हैं क्या। डबल इकोनॉमी मतलब कि एक ही देश में दो अलग अलग गतिविधियां व्यवस्थाएं उत्पन्न हो, उसे डबल इकोनॉमी कहते हैं, दोहरी अर्थव्यवस्था। एक होता है आधुनिक अर्थव्यवस्था और उससे पहले एक परंपरागत अर्थव्यवस्था होगा, जिसमें तकनीक का अभाव होगा। नहीं समझे? जैसे कि मैं बोलूं कि अगर कृषि किया जाता था एक परंपरागत दृष्टिकोण से, तो उसमें हल, बैल, जोतने वाले साधन, सिंचाई के साधन, कुदाल, ये सब परंपरागत चीज़ें हैं जिसमें श्रमिक बल ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा समय भी लगेगा, तो तकनीक का वो है। और इससे जो उत्पादन होगा वो होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत मेहनत और बहुत बल लगने के बाद, और कम ही उत्पादन हो सकता है। मतलब उर्वरक क्षेत्रों में तकनीक के अभाव से उर्वरता में कमी आ जाएगी, मतलब बहुत सारी बातें हो सकती है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में अगर जो एक परंपरागत दृष्टिकोण से और एक आधुनिक दृष्टिकोण से अगर हम उपयोग करेंगे तो तकनीक वाला बेहतरीन होगा, आगे निकल जाएगा वो। तो वही इसमें परंपरागत में क्या होगा कि तकनीक का अभाव होगा, सारी गतिविधियाँ धीमी गति से होगी, मशीनी का अभाव होगा, ये सब कह सकते हैं। और वही रहेगा आधुनिक अर्थव्यवस्था, आधार ही माना जाएगा तकनीक इसका आधार रहेगा। इसका जो उत्पादन होगा वो मशीनी से होगा, मशीन से ही होगा। समझ में आया? वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण में देख सकते हैं राज्य के स्वामित्व के आधार पर, जैसे कि राज्य के स्वामित्व के आधार पर देखें तो हम लोग ने पढ़ा पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखें व्यावसायिक आधार पर देखें तो वही प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, अच्छे से लिखा जाए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब एक डिवीजन हुआ है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखा जाए तो दो है, एक है आय के आधार पर, दूसरा है उच्च आय वर्ग वाले। एक है आय के आधार पर, दूसरा है उच्च आय वर्ग वाले देश। समझा? और एक है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल के आधार पर। एक होता है इसमें क्लोज्ड और एक होता है इसमें ओपन, दो इकोनॉमी हो सकता है। समझ में आया? तो मैंने बतलाया आपको कि ये जो अर्थव्यवस्था है इसके कुछ वर्गीकरण हैं, राजकीय स्वामित्व के आधार पर, व्यवसायिक के आधार पर, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर। तो इनमें और कुछ सारे हैं बिंदु, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। था उसमें 3 हैं, उच्च, मध्यम, निम्न। अब जैसे कि उच्च आय वर्ग वाले देश, मध्यम आय वर्ग वाले देश, निम्न आय वर्ग वाले देश, तो इसमें कहा जा सकता है कि जो आय के आधार पर किसी के यहाँ आय 100 रुपया है, मध्यम में 50, निम्न में 20, ऐसे देख सकते हैं। और एक होता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हम लोग देखते हैं 3 प्रकार का। पहला विकसित, दूसरा विकासशील और तीसरा अल्प विकसित देश। क्या
विकसित देश। विकसित देश में देखिए भैया, यहाँ पर जो संसाधन होगा, तकनीक होगा, मतलब उच्च लेवल की होगी, हाई लेवल की, यहाँ पे इसकी कमी नहीं होगी, भरपूर मात्रा में होगी, जैसे कि जापान। समझ में आया? मतलब संसाधन पर्याप्त रूप से और तकनीक धीरे धीरे मतलब लगातार बढ़ ही रही होगी, इसका तकनीक ऐसा नहीं कि कोई कमी है। और देखा जाए अपना विकासशील में, तो विकासशील में आएगा चाइना, इंडिया। क्या करेगी? ये इसके कदमों पे चलेगी, मतलब ये अपने आप को इससे मतलब विकासशील देश जो है विकसित होने की श्रेणी में जाने की कोशिश करेगी। इसके पास तकनीक होगा, लेकिन एक सीमा के तौर पे होगा, जिससे तकनीक होगा उसका यूज करके वो विकसित की श्रेणी में जाना, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी इसको बोलते हैं। कि संसाधन है लेकिन पर्याप्त मात्रा में मतलब है, लेकिन इसके तुलना में इसके पास कम है। समझ में आया? जैसे कि विकसित देश है जहाँ पे संसाधन है, तकनीक है, मतलब बेहतरीन है, लेकिन उससे थोड़ा कम गुणवत्ता इसके पास है। और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, उसका यूज कर रहे हैं विकासशील के रूप में। और अल्प विकसित में जहाँ पे संसाधन ना हो, तकनीक भी ना हो। समझ में आया? मतलब कि ऐसी व्यवस्था जहाँ तकनीक संसाधन बिल्कुल मतलब कमी हो, अल्पता हो उसकी, वो अल्प विकसित देश कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमी को बांटा था, तो उसमें दो थे, एक थे बंद और एक थे क्लोज्ड इकोनॉमी, एक थे ओपन इकोनॉमी। अब देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर आयात निर्यात यानी कि बंद जो होगा, आयात निर्यात क्या होगा? ना होगा किसी भी देश से। और वो क्या होगा? व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं होगी, यानी कि संसाधन से इसको देखा जाए, इसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कहने का कि अगर मेरा घर है तो मेरे पास सारी चीज़ें, दूध है, चीनी है, शक्कर है, मीठा है, सब कुछ है, तो मैं अपने घर में सब चीज़ का यूज़ करूँगा। लेकिन मेरे पास जैसे ही प्याज नहीं, तो मैं दूसरे घर में जाऊँगा ना। तो ये आर्थिक रूप से जो देश होगा वो मतलब बिल्कुल संपन्न देश होगा, तभी तो किसी देश से वो नहीं कर पाएगा व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ उसके पास ना होगा। मतलब आत्म पर्याप्तता के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। और क्या बोलते हैं इसको, एक ओपन इकोनॉमी जहाँ पे आयात निर्यात होगा, कि आज मेरे ये घर है, 2 घर है, तो इसके पास चीनी नहीं है तो इसके यहाँ से चावल ले लिया, इसके पास चावल नहीं है इसके यहाँ सब्जी ले लेगा। मतलब आसपास पड़ोसी देश में पड़ोसी घरों में होते रहता है। इससे तुलना करके हम लोग देख सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा था कि कोई भी देश है, एक देश भारत है, एक देश जापान है, तो इसके पास कोई तकनीक है भारत के पास, तो जापान से लेगा, जापान से के पास नहीं है तो इससे लेगा। एक दूसरे में वो आयात निर्यात करके वस्तुओं का उत्पादन करेगा और अपनी गुणवत्ता को सुधारेगा और अच्छी श्रेणी में जाने की कोशिश करेगा। एक होता है ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक मनी जानते हैं ना, कि ब्लैक इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो मनी है उस पर टैक्स पे नहीं किया गया हो, टैक्स पे नहीं किया गया हो मनी पे, तो वो क्या कहलाएगा? ब्लैक इकोनॉमी कहलाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था जो होगी, 2011 में एक अंकिता कपूर कमेटी आया था जिन्होंने ब्लैक इकोनॉमी के बारे में बतलाया था। फिर पी चंद्रन कमेटी के निर्देश पर ये बातें की गई और बतलाया गया कि मतलब कैसे ब्लैक इकोनॉमी हम लोग फोकस करते हैं। एक कमेटियों के बारे में अध्ययन करेंगे हम। बतलाया कि जो 2021 में अंकिता कपूर कमेटी था, उन्होंने ब्लैक इकोनॉमी के बारे में बतलाया था और पी चंद्रन कमेटी के दिशा निर्देश पर कार्य किए गए थे। फिर एक बात आती है, देखिए मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ, कि 2014 में SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की स्थापना हुई, जिसका रिपोर्ट आया था 8 नवंबर 2016 को। मतलब कि जिस पे टैक्स नहीं वो पे किया गया था उसकी बात किया जा रहा है। और उसी में जो रिपोर्ट आई थी 8 नवंबर 2016 को, उसमें बतलाया गया था कि 500 और 1000 रुपये के लीगल टेंडर रद्द कर दिए जाएंगे। मतलब बात ये थी कि जो ब्लैक इकोनॉमी क्या होता है कि वहाँ पे टैक्स पे नहीं किया गया, तो जब टैक्स पे नहीं किया गया तो इतने पैसे इस पे नहीं किया होगा, इसका लीगल टेंडर ही रद्द कर दिए। अब उसको रख के क्या करो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब एक बात आती है RBI एक्ट 1934। इसमें कहा गया कि ये जो RBI है अधिकतम 10,000 रुपये की नोट छाप सकती है। कितने की? 10,000 रुपये की नोट छाप सकती है। फिलहाल अभी एक 2,000 की नोट चल रही है। एक होता है कल्याणकारी
कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है कि गरीबी, बेरोजगारी, क्या क्या, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, इन सब चीज़ों को दूर करने की बात की जाती है, समझे। 1998 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था इनको। तो एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में जाने कि गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए बात किया जाएगा इस पर।